अंदर ही तो है, इसके अंदर विभव है ध्रुवित गोले के अंदर, ठीक है। पर हमें यहाँ पर इस कांस्टेंट की वैल्यू नहीं पता अभी, ठीक है। तो कांस्टेंट की वैल्यू यदि पता लग जाए तो v इक्वल्स टू आप उसमें कांस्टेंट की वैल्यू रख देंगी और वो आ जाएगा। क्या z तो वेरिएबल है ना, z डायरेक्शन में ध्रुवित है इसलिए लिया है इसको, ठीक है। तो c का मान निकालने के लिए हम लेंगे सतह पर विभव कितना था, ये वाली चीज डेल स्क्वायर v इज इक्वल टू 0 लिया है आपने, इसका दोबारा आप समाकलन करेंगे तो कितना आएगा, डेल्टा v इक्वल टू c आएगा। फिर एक बार और समाकलन करेंगे तो कितना आएगा, कांस्टेंट का समाकलन कितना होता है, नहीं आ रहा समझ में, कांस्टेंट का समाकलन 0 होता है। जैसे 2 दिया हुआ है, इसका समाकलन करना है आपको dx के रेस्पेक्ट में, तो कितना 2x आता है कि नहीं आता। तो यहाँ पर अब c कांस्टेंट है, इसका समाकलन क्या होगा, cz होगा ना, c तो कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा समीकरण। इस डेल स्क्वायर को आप ऐसे लिख लो, डेल स्क्वायर बाई डेल जेड स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसे, डेल स्क्वायर का मतलब अब यहाँ से डेल्टा v बाई डेल्टा जेड कितना आएगा, कोई कांस्टेंट c। अब दोबारा इसका करेंगे तो इसको ऐसे लिख लो तुम, बिल्कुल वही भाषा समझेंगे। अब क्या आएगा, cz ही तो आएगा, अब कांस्टेंट का मान निकालने के लिए सतह पर विभव कितना था, r इक्वल्स टू कैपिटल R, कितना निकल के आया था सतह पर विभव का मान, r क्यू p cos थीटा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। आर क्यू तो कैंसिल हो गया था, हाँ आर स्क्वायर से वो कैंसिल हुआ था, आर पी कॉस थीटा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। अब देखो यहाँ पर जेड आ रहा है, ठीक है, हमने ये आप कार्तीय में ले लिया एक्स वाई जेड निर्देशांक में, तो आपको इस सतह पर जो निकाला है पी कॉस थीटा, ये किसमें है, ध्रुवीय निर्देशांकों में, तो इसको आप कार्तीय में चेंज कर सकते हैं। देखो कार्तीय निर्देशांक और ध्रुवीय निर्देशांकों में, अब तुम कहेंगे ये भी नहीं पढ़ा हमने, तो आर साइन थीटा कॉस फाई वाई इक्वल्स टू होता है आर साइन थीटा साइन फाई और जेड इक्वल्स टू आर कॉस थीटा। ये समीकरणें होती हैं कार्तीय निर्देशांक और ध्रुवीय निर्देशांकों में संबंधित समीकरणें, ठीक है। इनका डेरिवेशन तो मैं कहूँगी सेकेंड ईयर में है, बट ये आपको भी याद रखनी है, मैथ में पढ़ा है पर आपने, एक्स वाई जेड कार्तीय निर्देशांक और आर थीटा फाई ध्रुवीय निर्देशांकों की संबंधित समीकरणें। तो यहाँ से आप इस आर कॉस थीटा की जगह पर क्या लिख सकते हैं, जेड लिख सकते हैं क्या, आर कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है जेड, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं पी जेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और यदि इसको निकालें आप आर इक्वल्स टू आर पर, तो इसको क्या लिख सकते हैं, सी आर सी जेड सी जेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से कांस्टेंट सी का वैल्यू कितना आ जाएगा, पी बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब ये मान आप समीकरण इसमें रख दो 2 में, तो ध्रुवित गोले के अंदर समीकरण 3 में सी का मान रखने पर ध्रुवित गोले के अंदर विभव का मान कितना आ जाएगा, पी जेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ध्रुवित गोले के अंदर विभव का मान आ गया पी जेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। अब देखो ये अंदर विभव का मान है वो किसके बराबर आ रहा है, जो आपके पृष्ठ पर विभव का मान है,
ध्रुवित गोले के अंदर विभव का मान पृष्ठ पर विभव के मान के बराबर ही होता है। जैसे आपने चालक गोला पढ़ा था, चालक गोले में भी तो अंदर आवेश शून्य था, संपूर्ण आवेश कहाँ था? पृष्ठ पर। तो पृष्ठ पर जो आप विभव निकालते हैं चालक गोले के लिए, वो भी चालक गोले के अंदर विभव के बराबर ही होता है वहां पर भी। देख लो, इस प्रकार हम कह सकते हैं ध्रुवित गोले के अंदर विभव का मान पृष्ठ पर विभव के मान के बराबर होता है। अब विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, मिटा दूंगी। अब देखो यहाँ पर अब विभव का मान जो है आपका कार्तीय में आ रहा है, Pz/3 तो विद्युत क्षेत्र को भी आप कार्तीय में ही लिखेंगे। अब देखो जेड दिशा में ध्रुवित है ये, ठीक है। अब प्रेरित विद्युत क्षेत्र की दिशा कौन सी डायरेक्शन में होगी? पॉजिटिव यहाँ पर है, नेगेटिव यहाँ पर है, तो प्रेरित विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? पॉजिटिव से नेगेटिव। ध्रुवण की दिशा क्या है? जेड डायरेक्शन में, तो प्रेरित विद्युत क्षेत्र की दिशा ध्रुवण की दिशा के विपरीत है। तो E का वैल्यू x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में क्या होगा? 0 है, ठीक है। तो Ez निकालना है ओनली हमें, तो Ez इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी होता है ना, तो अब डेल्टा वी को क्या लिखेंगे? माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा जेड। चूंकि x और y डायरेक्शन में तो विद्युत क्षेत्र क्या है? शून्य है, तो ओनली हमें विद्युत क्षेत्र का कौन सा घटक लेना है? z घटक लेना है। तो Ez इक्वल टू कितना हो जाएगा? डेल्टा को क्या लिखेंगे अब? डेल बाई डेल जेड, क्योंकि डेल्टा v बाई डेल्टा x और डेल्टा v बाई डेल्टा y क्या है? शून्य है। तो यहाँ से हम मान रख दो, v का मान रखने पर Ez इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस डेल्टा बाई डेल्टा जेड Pz बाई 3ε0, ठीक है। तो Ez कितना हो जाएगा? माइनस z के रेस्पेक्ट में z का अवकलन 1 हो जाएगा, माइनस p बाई 3ε0, ठीक है। इसका मतलब z दिशा में जो आपका विद्युत क्षेत्र है वो कितना है? p बाई 3ε0। माइनस क्यों आ रहा है? क्योंकि वो माइनस z डायरेक्शन में है, ठीक है। इसको आप प्रेरित विद्युत क्षेत्र भी बोल सकते हैं। लिख लो, ध्रुवित गोले के कारण प्रेरित विद्युत क्षेत्र की दिशा ध्रुवण की दिशा जेड के विपरीत है, इसीलिए यहाँ पर क्या आ रहा है? माइनस आ रहा है। की दिशा ध्रुवण जो कि किस डायरेक्शन में है? जेड दिशा के विपरीत है, मतलब कि वो माइनस जेड में है, वही आपका निकल के आ रहा है। कल एक क्वेश्चन कराया था, उसमें तुम मात्रक पूछ रहे थे। मात्रक कौन सा था वो? क्या 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 निकाला था आपने उसमें? सिग्मा निकाला था, है ना। एक विद्युत क्षेत्र निकाला था और एक ध्रुवण निकाला था, ठीक है। तो जब आप सिग्मा निकाल रहे हैं
इसका मतलब क्या है, आवेश घनत्व ही तो होता है। आवेश घनत्व का मतलब पृष्ठ आवेश घनत्व है, तो यहाँ पर आवेश बटे पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। ठीक है, तो आप इसका मात्रक क्या लिखेंगे, कूलाम पर मीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक है, अब एक ध्रुवण निकाला था आपने, ध्रुवण T किसके इक्वल होता है, सिग्मा के, ये मैंने करवाया हुआ है। ठीक है, तो जब ध्रुवण भी आप किसी भी तरीके से निकालें, कोई भी फॉर्मूले से निकालें, वैसे आपने इससे निकाला था एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r माइनस 1 इंटू ई, इससे निकाला था। बट P का जो मात्रक है वो क्या होगा, जो सिग्मा का मात्रक है वही होगा, तो इसका मात्रक भी आपको क्या लिखना है, कूलाम पर मीटर स्क्वायर। और क्या निकाला था, विद्युत क्षेत्र निकाला था। विद्युत क्षेत्र का मात्रक आपको पता है वोल्ट पर मीटर होता है। ठीक है, विद्युत विस्थापन निकाला था क्या, एक विद्युत विस्थापन भी निकाला था, D इज इक्वल टू सिग्मा F के इक्वल होता है। इसका भी मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि सिग्मा का वही है, वही P का है, वही विद्युत विस्थापन का है। अब कोई दिक्कत, अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या, एक तरीके से हाइड्रोजन परमाणु के लिए परमाणविक ध्रुवणता, हेडिंग नहीं मान लो, हाइड्रोजन परमाणु के लिए परमाणविक ध्रुवणता। ठीक है, अब देखो हाइड्रोजन परमाणु क्या होता है, एक धनावेश होता है इसमें सेंटर में और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो एक धनावेश है और एक ऋणावेश है। इलेक्ट्रॉन क्या है, पूरी वृत्तीय कक्षा में एक समान रूप से चक्कर लगा रहा है, तो इसका ऋणावेश को आप कहाँ केंद्रित मान सकते हैं, सेंटर पे मान सकते हैं कि नहीं। आपको मैंने ये बताया था, जैसे ये दो पॉजिटिव चार्ज हैं, तो इसका नेट धनावेश आप कहाँ मान सकते हैं, सेंटर पे मान सकते हैं। अब गोले में कोई ऋणावेश जो है एक वृत्तीय कक्षा में, अब ये निश्चित नहीं है वो एक टाइम में कौन सी स्थिति पर है, तो आपका उसका संपूर्ण ऋणावेश कहाँ मान सकते हैं, केंद्र पर मान सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु में धनावेश और ऋणावेश क्या है, परस्पर संपाती होते हैं। जैसे धनावेश और ऋणावेश क्या है, इसमें संपाती हैं हाइड्रोजन परमाणु में। अब जब धनावेश और ऋणावेश संपाती होते हैं तो इसका मतलब धनावेश और ऋणावेश के बीच की दूरी कितनी है, 0 है, 0 है, संपाती है। तो P इज इक्वल टू क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण Q इंटू डी होता है। तो इस हाइड्रोजन परमाणु का द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, 0 होगा। और जब द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है तो इसका मतलब हाइड्रोजन परमाणु कैसा है, एक अध्रुवीय अणु है। ठीक है, आप इस तरीके से बता सकते हैं कि इसका नेट द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है, ऐसा बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु में धनावेश और ऋणावेश के केंद्र परस्पर संपाती होते हैं, जिससे इनके मध्य दूरी d 0 होती है, और d दूरी 0 होने के कारण द्विध्रुव आघूर्ण का मान भी 0 होता है। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। अब इसमें हम द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित करें, प्रेरित करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे ये है अध्रुवीय, इस कंडीशन में हमने इसमें विद्युत क्षेत्र लगाया, विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव, यही होगी विद्युत क्षेत्र की दिशा। तो नेगेटिव किसकी तरफ जाएगा, पॉजिटिव की तरफ,
और पॉजिटिव कहाँ जाएगा, नेगेटिव की तरफ। तो अब स्थिति क्या होगी इसके अंदर कि ये दोनों क्या होंगे, विस्थापित हो जाएंगे, धनावेश ऋणावेश। ऋणावेश आ जाएगा नीचे इसकी तरफ और धनावेश कहाँ जाएगा, ऊपर। ठीक है, अब इनके मध्य दूरी d क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है, और p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, q इंटू डी, और वो भी क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 0। तो आप कोई भी अध्रुवीय अणु होता है उसमें आप द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित कर सकते हैं, उसको बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखकर। ठीक है, तो आपने अब इसमें विद्युत क्षेत्र का दिशा ये थी, और जो इसमें द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित होगा उसकी दिशा कहां से कहां तक हो गई, ये मैंने उल्टा बता दिया क्या, नेगेटिव से पॉजिटिव होती है ना, ये होगी। ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा नेगेटिव से पॉजिटिव होती है ना, इसको मैं ऐसे बना लो तुम, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ नेगेटिव। ठीक है, अब सही है ये विद्युत क्षेत्र। तो इसमें द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होगी, या ध्रुवण जो हुआ है उसकी दिशा कहाँ होगी, आरोपित विद्युत क्षेत्र के विपरीत है। ठीक है, तो अब हाइड्रोजन परमाणु को आप क्या मान सकते हैं, एक ध्रुवित गोला मान सकते हैं। उल्टा हो गया क्या, ये पहले सही लिखा था ना। पहले कैसे बताया था मैंने यही चीज, एक सेकेंड रुको, ऐसे लिया था मैंने, पॉजिटिव से नेगेटिव। ठीक है, और पॉजिटिव गया इधर साइड में और नेगेटिव इस साइड में। ठीक है, तो फिर क्या स्थिति थी, पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर। हाँ ठीक है, अब भी वही हो रहा है ना, ऐसे ही है, P इज इक्वल टू क्यू इंटू डी नॉट इक्वल टू 0 होगा। सिंपल मीनिंग ये है कि पहले दूसरे के संपाती होते हैं और बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर ये विस्थापित हो जाते हैं, तो इनके मध्य दूरी d बढ़ने के कारण द्विध्रुव आघूर्ण का मान अशून्य होता है। ठीक है, तो अब आप ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु कैसा है, एक ध्रुवित गोला है। ठीक है, तो ध्रुवित गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, अभी अभी बताया था, ध्रुवित गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना निकल के आया, E इज इक्वल टू माइनस पी बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और P यहाँ पर कैपिटल था स्मॉल था, कैपिटल था, ध्रुवण। ठीक है, ध्रुवित हाइड्रोजन परमाणु को क्या मान सकते हैं, एक ध्रुवित गोला मान सकते हैं, जिसके अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, ध्रुवित गोले के अंदर माइनस पी बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, हमें निकालना क्या है, परमाणविक ध्रुवणता। परमाणविक ध्रुवणता क्या बताई थी मैंने, क्या किससे प्रदर्शित करते हैं, अल्फा से। अल्फा इज इक्वल टू कितना होता है, P बाई ई, कुछ भी याद नहीं है तुम्हें, P इज प्रोपोर्शनल टू होता है E, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो E के इक्वल आता है, यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू आता है P बाई ई। ठीक है, तो हाइड्रोजन परमाणु के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, माइनस पी बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, और उसके लिए प्रेरित वैद्युत द्विध्रुव क्या होगा, ध्रुवण क्या होता है, P इज इक्वल टू स्मॉल p बाई v होता है कि नहीं, तो यहाँ से स्मॉल p कितना आ जाएगा, v इंटू, यदि आप हाइड्रोजन एटम को एक r त्रिज्या का स्फीयर लेते हैं तो उसके लिए वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से कैपिटल P ये आ गया। ठीक है, तो E का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्मॉल p बाई ई, स्मॉल p का वैल्यू रख दो v इंटू, ठीक है,
ई का भी वैल्यू रख दो। क्या कर रहे हैं तुम सब? बैठिए, क्या देख रही हूँ, उसको भी नोट कर लेंगे, पता नहीं। फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। नोट्स में अलग तरीके से हो रहा है। ये वाला तरीका सही है, उससे बेटर है। हाँ, खत्म हो गया टाइम। अब बताओ मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं? दुर्वर्ण पी। ठीक है, समझ में नहीं आया। आर क्यू अपॉन ये क्या रह गया इसमें? हाँ हाँ ठीक है, वो लिख लो।